Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप घर पे सेफ़ है, सुरक्षित हैं और आपका जो भी वर्क रेगुलर करवाया जा रहा है आप प्रॉपर तरीके से उस काम को रेगुलरली कर रही हैं. सो क्लास 12th हिस्ट्री में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 11 दैट इज़ रेबल्स एंड द राज. इट मीन्स 1857 का हमारा जो रिवोल्ट था उससे रिलेटेड आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. 1857 रिवोल्ट के बारे में अगर बात करें तो हम इसमें कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कारण थे, किस कारण से ये जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस, नेम द 4 मेजर पावर्स एक्सेप्टिंग इट. सबसे पहले जो एक कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को, सहायक संधि प्रणाली को, वो कौन थे और कौन कौन से हमारे इंडिया में ऐसे मेजर 4 प्रोविंस थे जिन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं कि इस सब्सिडरी अलायंस को जो एक्सेप्ट किया था. सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली. लॉर्ड वेल्जली जो कि इंडिया के उस टाइम पीरियड के दौरान गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने वालों में नाम आता है हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत आदि. वर द 4 मेजर पावर्स हु एक्सेप्टेड इट. यानी कि सब्सिडरी अलायंस में मेन चीज़ जो क्या रखी गई थी कि इसमें कहा गया था कि आपको एक आर्मी वहाँ पर अपने कह सकते हैं कि प्रोविंस में रखनी है, राज्य में रखनी है और उसका पूरा का पूरा जो भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा वहाँ से कौन उठाएंगे, वो सारा का सारा खर्चा जो है जो उसके राजा थे, नवाब थे, उनको करना पड़ता था. साथ में जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो मेनली क्या कहते थे इस बारे में, उनका यही एक रीज़न था. वो सबसे पहले ये चीज़ कह रहे थे कि आप इसका खर्चा उठाइए और अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके साथ का कोई भी नेबरिंग जो प्रोविंस है, पड़ोसी राजा है, वो अगर आपके ऊपर कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर हमला करता है, युद्ध की स्थिति अगर कोई भी उत्पन्न होती है तो हमारी जो ये आर्मी है वो आपकी तरफ से लड़ेगी. और इस जो कह सकते हैं सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था, हैदराबाद के निज़ाम थे, अवध, मैसूर, तंजौर और सूरत. ये सारी की सारी हमारे इंडिया में पावर्स थी जो कि क्या कर रही थी, एक्सेप्ट किया था जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को. उसके बाद देखते हैं विच इंग्लिश लेडी डिफेंड हरसेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रेबल्स इन कानपुर. कि कानपुर में कौन ऐसी इंग्लिश लेडी थी जिन्होंने अपनी खुद की स्वयं की रक्षा की कि जब इंडियन रेबल्स थे जो कानपुर में विद्रोह कर रहे थे उनके अगेंस्ट में. एंड दैट इज़ मिस व्हीलर डिफेंडेड हर सेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रेबल्स इन कानपुर. मिस व्हीलर थी जिन्होंने अपने आप को अपनी रक्षा की खुद की, किसके अगेंस्ट में, जो इंडियन रेबल्स थे जो कि कानपुर में कह सकते हैं कि विद्रोह कर रहे थे. ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि बहुत ही चैप्टर से हमारे इम्पोर्टेंट. आगे हम देखते हैं इसमें कि व्हाट वर द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 की जो क्रांति हुई थी में उसमें जो पॉलिसीज थी, जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो ऐसा क्या था कि क्या कारण हुए कि जो रिवोल्ट था वो भी एक मेन कारण रहा 1857 के रिवोल्ट का. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन किया सारा का सारा साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीतियाँ अपनाई गई. इट मीन्स कि अपने बेनिफिट के लिए काम किया गया, किसी भी प्रकार से जनता को नहीं देखा गया, उनका कह सकते हैं कि कोई किसी प्रकार का ध्यान वहाँ पर नहीं रखा गया. उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि लैप्स की नीति, हड़प की नीति. इस नीति के कारण मेन क्या था, इस नीति के कारण कि जिस भी राजा के या जिस भी नवाब के कोई भी अगर कह सकते हैं कि उसका रूलिंग करने वाला बेटा नहीं था कि उनके बाद कोई भी उनका सक्सेसर बने, तो उस पूरे के पूरे प्रोविंस को क्या मान लिया गया था कि वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा. यही एक कारण था कि ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कि भारत के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही उनका एक्सप्लॉयटेशन वाली थी. साथ में कह सकते हैं कि भारत की जो सारे के सारे प्रोविंस थे वो किसके अंडर में जा रहे थे, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के पास जा रहे थे. उसके बाद एबोलिशन ऑफ पेंशन्स एंड टाइटल्स. जिन भी नवाबों को, जिनको भी राजाओं को जो पेंशन दी जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो टाइटल्स दिए गए थे, वो सारे के सारे टाइटल्स और सारी की सारी पेंशन उन लोगों की बंद कर दी गई थी. डिसरेस्पेक्ट टू द मुग़ल एम्परर.
जो उस टाइम पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि मुग़ल सम्राट बना हुआ था, जिसका पूरा का पूरा देश कह सकते हैं हमारा रेस्पेक्ट करता था, उसको क्या कर दिया गया, उसका रेस्पेक्ट वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। किसी प्रकार की सम्मान की भावना अंग्रेज़ों के मन में उनके प्रति नहीं रह रही थी। तो ये सारे रीज़न है, ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जा रही थी कि जिससे कह सकते हैं कि कॉमन पीपल थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो उनके विरुद्ध होती जा रही थी। एंड लास्ट दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का जो विलय किया गया, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में जो विलय किया गया, वो एक कह सकते हैं कि मेन रीज़न बना था और मेन एक कारण था कि जिससे 1857 का जो रिवोल्ट था वो चला था। मिस यूज़ ऑफ सब्सिडरी अलायंस, हमने सब्सिडरी अलायंस के बारे में डिस्कस किया था और इस पॉलिसी को अडॉप्ट तो किया गया था मेन अपने लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा, और साथ में वो लोग क्या कर रहे थे कि इसका पूरा का पूरा जो कह सकते हैं मिसयूज़ वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसके कारण कह सकते हैं कि जो कॉमन पीपल थे इंडिया के, उनके मन में सारी की सारी अंग्रेज़ों के प्रति कह सकते हैं कि विरोध की भावना उत्पन्न होती जा रही थी कि किस प्रकार से राजाओं को, नवाबों को उनके प्रोविंस से दखल किया जा रहा था, उनको जो पेंशन दी जाती थी, उनको जो टाइटल्स दिए गए थे, वो सारे के सारे उनसे वापस ले लिए गए थे। साथ में जो हमारे देश का कह सकते हैं कि जो एम्परर था, जो सम्राट बना हुआ था, उसका भी डिसरेस्पेक्ट वो कर रहे थे। साथ में एक एक करके उन्होंने पूरे के पूरे प्रोविंस को किसी न किसी पॉलिसी के थ्रू अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत उन्होंने, इसकी स्टार्टिंग जो की गई थी वो किससे की गई थी, अवध से की गई थी। साथ में जो पॉलिसी अपनाई गई थी उनके द्वारा, सब्सिडरी अलायंस हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, सारी की सारी पॉलिसीज़ किस कारण से अपनाई गई थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ये सारी नीतियाँ हैं जो बताती हैं हमें कि किस प्रकार से जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी उनके द्वारा की जा रही हैं। अब हमने इसमें बात की कि किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा, जिसके कारण कह सकते हैं कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो चल रहा था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में 1857 के रिवोल्ट के, यानी कि सामाजिक कारण, उसके आर्थिक कारण, और साथ में कह सकते हैं कि जो सैनिक कारण थे, मिलिट्री कॉजेज़ थे, वो क्या थे कि 1857 का जो इतना बड़ा एक विद्रोह हमारी कंट्री में हुआ था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, वो चला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो इकोनॉमिक कॉजेज़ थे कि कौन कौन से ऐसे आर्थिक कारण थे। सबसे पहला तो रीज़न इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो धन की निकासी थी वो पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स के द्वारा कहाँ की जा रही थी, ब्रिटेन की तरफ की जा रही थी। यानी कि सारा का साथ धन निकासी की जो प्रोविज़न थी, ड्रेन किया जा रहा था वेल्थ का, वो इंग्लैंड की तरफ था और सारा का सारा धन यहाँ से ले जाकर इंग्लैंड में जमा किया जा रहा था। उसके बाद सेकंड देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ट्रेड, कॉमर्स। पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव कर दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेडिंग को और कॉमर्स को, यानी कि हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र था, जो हमारा व्यापारिक क्षेत्र था और साथ में जो हमारा वाणिज्यिक क्षेत्र था, सारे के सारे नष्ट कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद एक्सोबरेट रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू, साथ में हर साल जो लैंड रिवेन्यू था वो बढ़ाया जा रहा था, चाहे किसी के पास कह सकते हैं कि फसल अच्छे से हो रही हो या ना हो रही हो, या कह सकते हैं कि कोई भी रीज़न हो, लेकिन हर साल जो लैंड रिवेन्यू था, जो भू राजस्व की जो दर थी वो बढ़ाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में, आर्थिक कारण से कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों को किस प्रकार से नष्ट करते जा रहे थे। उसके बाद था रिजर्वेशन ऑफ इनामी एंड रेंट फ्री लैंड्स, साथ में जो इनामी भूमि दी जाती थी, यानी कि इनाम के रूप में जो लैंड दी जाती थी, साथ में जो किराए से फ्री कर रखी थी, उन्होंने कर से मुक्त कर रखी थी, उसके ऊपर भी उनको क्या किया गया, उनको भी अपने अंडर में ले लिया गया। ये सारे के सारे रीज़न हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे थे। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अमंग द मासेस, एक बहुत बड़े सामाजिक कह सकते हैं सामूहिक जो ग्रुप थे, उनके बीच में बेरोज़गारी फैल रही थी, गरीबी थी जो लोगों में वो आती जा रही थी। कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो सिचुएशन थी इंडिया में वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान सारे के सारे कह सकते हैं इन चीज़ों से होते जा रहे थे। अब इसके बाद इकोनॉमिक जो कॉजेज़ हैं वो सारे के सारे ऐसे थे कि आर्थिक जो स्थिति थी हमारी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब उसके बाद हम सोशल कॉजेज़ की बात करेंगे, सामाजिक क्या कारण थे कि जिसके कारण हमारी जो सिचुएशन थी वो ऐसी स्थितियाँ बननी शुरू हो गई हमारे इंडिया में कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में हमें विद्रोह करना पड़ा। मल्ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का कह सकते हैं कि जो बहुत बुरे तरीके से धर्म परिवर्तन की जो सिचुएशन थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट की जा रही थी।
उसके बाद इंटरफेरेंस इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, भारतीयों की जो कह सकते हैं सामाजिक जीवन था उसमें जो अंग्रेज़ थे वो सारे के सारे इंटरफेयर कर रहे थे। वो किस प्रकार से इंटरफेयर कर रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो सामाजिक बुराइयां था वो उनके दूर करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जो इंडियंस लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो इस चीज़ को मान रहे थे कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें हमारा इंटरफेयर किया जा रहा है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का लागू करना सबसे एक मेन सामाजिक कारण था कि भारतीयों को लगा, इंडियंस को लगा कि हमारे ऊपर कह सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसको हटाकर हमारे ऊपर जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो थोपी जा रही है, इंग्लिश है वो हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है। प्रोपेगेंडा ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का जो प्रोपेगेंडा अपनाया गया था, ईसाई धर्म का कह सकते हैं, इसमें क्या किया गया था कि अगर लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको उनकी ज़मीन जायदाद से बेदखल नहीं किया जाएगा, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है। अगर वो क्रिश्चियंस रिलीजन को अपनाते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उन लोगों को एज इट इज़ उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें शेयर मिलता रहेगा। और यही सोशल काजेज़ थे जिसके कारण इंडियंस को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे जो धर्म है हमारा उसको भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। तो लोग इन सारी की सारी चीज़ों से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब लास्ट इसमें देखते हैं हम मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में कि सैनिकों के क्या ऐसे रीज़न थे कि उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, सबसे पहले कि उनको छुट्टियां नहीं दी जाती थी, साथ में उनकी जो रेस्ट की सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स के मुकाबले कह सकते हैं कि कहीं भी नहीं थी। इंक्रीज रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स, साथ में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका कह सकते हैं कि जो रेशियो था वो बढ़ाया जा रहा था, उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे थे। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, साथ में कह सकते हैं कि जो सैनिक थे उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, चाहे किसी पोस्ट का हो चाहे फिर कह सकते हैं कि वो वेजेस का हो, सारा का सारा क्या था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके मुकाबले में कम था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा था कि जो इंडियन थे उनको कहीं पर भी समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जा सकता था, और ये लोग क्या करते थे कि समुद्र पार जाना अपने कह सकते हैं हितों के अगेंस्ट में मानते थे। साथ में ग्रेस्ट कार्टिजेस, यानी कि लास्ट और मेन कह सकते हैं इमीडिएट कॉजेज था जिसके कारण उनको जो ग्रेस की जो एनफील्ड राइफल्स दी गई थी वो क्या था कि उसके कारण उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। सोशल कॉजेज में अगर हमने देखा कि बुराइयों को दूर करने की सिचुएशन हो चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो तो लोग इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में थे। साथ में सिपाहियों के साथ मेनली क्या होता था कि उनकी जो लैंग्वेज थी उनका अपमान किया जाता था। इंडियंस सोल्जर्स को कह सकते हैं कि अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको बहुत अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, साथ में उनको जो रेस्ट था वो भी उनको ब्रिटिशर्स के इक्वल नहीं मिलता था। साथ में कह सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ की बात हो, चाहे पोस्ट की हो चाहे फिर कह सकते हैं कि कहीं पर भी काम की हो, सारा का सारा जो भार किसके ऊपर था, इंडियंस लोगों के ऊपर था, इंडियन सोल्जर्स के ऊपर था। तो ये मेन रीज़न थे, ये मेन कारण थे हमारे कि 1857 के रिवोल्ट लोगों के मन में ये भावना आ गई कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हमें बाहर भेजना है, और किस प्रकार से उन लोगों ने अपना जो कह सकते हैं 1857 के रिवोल्ट को अपने इंडिपेंडेंस के रूप में एक कह सकते हैं कि माना जाता है कि पहला जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो स्टार्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड कि इसमें जो मेन कॉजेज़ थे, हमारे क्या कारण थे जिसके कारण हमारा 1857 का जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था। आई होप आप चैप्टर को बहुत ही जो क्वेश्चंस मैंने चैप्टर से आपको करवाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।